नमस्कार। कम आयात, ज्यादा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा, इसी सोच के साथ भारत इथेनॉल आधारित ईंधन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुका है। E20 अब देश भर में उपलब्ध है। इसी बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि E20 से वाहनों को नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं है। ARAI और वाहन निर्माताओं के व्यापक परीक्षणों के बाद ही इसे लागू किया गया है, क्योंकि भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसे परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है जो केवल ईंधन बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक विजन से जुड़ा हुआ है। इसी विजन पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। E20 पेट्रोल पर बढ़ते विवाद के बीच नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि एथेनॉल का कैलोरी मान पेट्रोल से कम होने की वजह से माइलेज में थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका असर मामूली रहेगा। E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल को ARAI और वाहन कंपनियों के परीक्षण के बाद ही लागू किया गया है। इंजन खराब होने के दावों पर नितिन गडकरी ने बताया कि कुछ मामलों की जांच में मिलावटी ईंधन सामने आया। उन्होंने दावा किया कि उनकी जानकारी में E20 से कोई कार खराब नहीं हुई है। सरकार फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें वाहन अलग अलग एथेनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं। कई बड़ी ऑटो कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। गडकरी ने एथेनॉल के फायदे गिनाते हुए कहा कि इसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा है और नॉकिंग कम होती है। उनका कहना है कि इससे भारत की पेट्रोल आयात पर निर्भरता घट सकती है। सरकार मेथनॉल और आइसोब्यूटेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर भी काम कर रही है। मेथनॉल से बसों, ट्रकों और समुद्री इंजनों को चलाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत को विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी। यही वजह है कि CNG, एथेनॉल, मेथनॉल और इलेक्ट्रिकल तकनीक को भविष्य के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। E20 को लेकर सरकार का तर्क है कि इसका असर सीमित है, जबकि इसका बड़ा उद्देश्य है पेट्रोल आयात कम करना और स्वदेशी ईंधनों को बढ़ावा देना। अब देखने वाली बात होगी कि उपभोक्ता स्तर पर E20 को लेकर लोगों का अनुभव आने वाले समय में कैसा रहता है। तो E20 है नई ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और बदलते भारत की ऊर्जा। क्या है भारत का एथेनॉल मिशन, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। E20 लक्ष्य जो है इसी के चलते 2025-26 में हासिल कर लिया गया है, जो 2030 की समय सीमा से पहले ही हासिल ये कर लिया गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से भारत लगातार बड़े कदम बढ़ा रहा है इस दिशा में। 2030 की समय सीमा से पहले ही ये सफलता जो है वो मिल चुकी है। इसके साथ ही पेट्रोल से 20% एथेनॉल मिश्रण जब लागू हो जाता है तब इसे E20 कहते हैं। इसके साथ ही बहुत बड़ी इसमें जो विशेषता है वो ये है कि इससे 1.90 लाख करोड़ से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे बताया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में इसे बताया जा सकता है। इसके साथ ही 2G यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल और डिस्टिलरी क्षमता पर भी अब जोर दिया जा रहा है। ये क्या है, इसमें जो है नए जो माध्यम है वो ढूंढे जा रहे हैं इस ऊर्जा के उत्पादन के। इसके साथ ही फ्लैक्स फ्यूल और E100 वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि E20 के अनुकूल या E100 के अनुकूल वाहन भी बनाए जाएंगे और इस दिशा में काम किया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2030 तक E27 और भविष्य में E85 या E100 तक के वाहन जो हैं उपलब्ध कराना, और ये ऊर्जा जो है जो भविष्य की ऊर्जा है इसको इस्तेमाल में लाना। तो वैकल्पिक ऊर्जा का महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे ऊर्जा आवश्यकता हो या वेस्ट एशिया संकट के बाद जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है और वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। और इसमें क्या कहना है सरकार का ये भी बताते हैं। बहुत सारे इसमें भ्रम हैं, बहुत सारे भ्रामक तथ्य हैं, उसका जवाब जो है सरकार दे रही है। E20 को ARAI टेस्ट के बाद जो है मंजूरी मिली है, यानी कि व्यापक साइंटिफिक टेस्ट हुए हैं, उसके बाद ये मंजूर हुए हैं और इससे किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी जो वाहनों के है वो अभी तक परीक्षणों में नहीं आई है। एथेनॉल की जो ऑक्टेन क्षमता है
वो ज़्यादा है तो उससे जो इंजन पर दबाव होता है उसको झेलने में ये ज़्यादा सक्षम हो जाता है। इसके साथ ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है वो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होते हैं? जो E20 या E100 वाहनों को जो इस्तेमाल में लाते हैं उसी के अनुरूप वाहन बनाए जाते हैं, उन्हें फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है वो कहा जाता है। तो उस तरह के जो वाहन है कई कंपनियां ला रही हैं फ्लेक्स मॉडल, और इन प्रमुख कंपनियों के हम नाम बता देते हैं। जो प्रमुख कंपनियां प्रचलित है, टाटा है, मारुति है, महिंद्रा है, इनके समेत जो तमाम कंपनियां हैं अब फ्लेक्स मॉडल लेकर आ रही हैं। इन सभी कंपनियों ने प्रमाण दिया है कि ये सुरक्षित फ्यूल है। इसके साथ ही सीएनजी, एथेनॉल, मेथेनॉल से जो जनरेटर सेट है अब वो चलेंगे। जिस तरह से हम बता रहे हैं किस तरह से वैकल्पिक ऊर्जा की बात चल रही है, तो तमाम ये जो हम नाम बता रहे हैं, जैसे कि मेथेनॉल है, काफ़ी सस्ता है, इससे ट्रक, बस और समुद्री इंजन भी चलाने की योजना है। तो बड़े व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारी हो रही है। साथ ही क्योंकि ये स्वदेशी ईंधन है और स्वदेशी ईंधन से ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो है हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इसी दिशा में सरकार कदम उठा रही है। और उसके साथ ही जो चिंताएं हैं जो पुराने वाहन हैं, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन है वो नए वाहनों में आते हैं, पुराने वाहनों के भी जो पार्ट्स है उस पर भी बदलने के निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। जो सर्विसिंग के दौरान जो है फ्री उनको बदला जाएगा, सरकार का ऐसा कहना है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि जो पेट्रोल का आयात है वो कम किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था पर दबाव है वो कम हो, और फ्लेक्स फ्यूल तकनीक इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी तकनीक को बढ़ाया जा रहा है। E20 से 20 से लेकर 40% तक, 20 से लेकर 40% तक जो माइलेज घटने की बात है वो बिल्कुल गलत है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है, ये कहीं भी साबित नहीं हुई है, ये भ्रामक है। साथ ही माइलेज को लेकर उन्होंने कहा है कि E20 से माइलेज पर मामूली असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसके भी तमाम अन्य कारण होते हैं कि आप ड्राइव कहाँ कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। तो E20 फ्यूल जो है वो भविष्य की ऊर्जा है, वो वर्तमान की ऊर्जा है, वो आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है और बिल्कुल सुरक्षित है। इसी दिशा में सरकार का जो स्पष्टीकरण है वो लगातार आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कैसे ये आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रही है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और E20 पर सरकार का जो स्पष्टीकरण है इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महानिदेशक हैं ISMA के, और डॉक्टर विभा धवन भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, महानिदेशक हैं टेरी की। अविनाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार जो है तमाम भ्रमों के बीच में स्पष्टीकरण दे रही है कि ये सेफ है, इससे किसी तरह के नुकसान की कोई आशंका नहीं है, माइलेज जो है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं 100% अग्री करता हूं जो सरकार बोल रही है और जो सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि सडनली सरकार ने एक दिन डिसाइड किया कि E20 पेट्रोल फ्यूल डालेंगे अपने अपने व्हीकल्स में। ये ओवर लास्ट अबाउट से 15 सालों में आप समझें कि 15 साल 18 साल में ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है। अगर आप देखें तो ARAI जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, IOCL है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून है, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इन सब ने 2-3 बार रिसर्च किए हैं। पहले E10 फ्यूल पर रिसर्च किया, गाड़ियों पे क्या असर होता है, फिर E20 का असर क्या होता है ऑन दी एग्जिस्टिंग कार्स। हमारे पास आज 2 तरह की गाड़ियां हैं, एक जो E10 कंप्लायंट है, मतलब 10% इथेनॉल मिश्रित फ्यूल पे जो कंप्लायंट हैं, और दूसरा जो E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं जो 2023 अप्रैल के बाद आई हैं। तो इन दोनों तरह की गाड़ियों पे रिसर्च हुआ, स्टडीज हुए,
उसके बाद जब इन्हें स्टैंडर्ड जब फिक्स हुआ, पूरा आइडिया मिला, तब भारत सरकार ने E20 को भी रोल आउट करने लगा। अगर आप थोड़ी पीछे जाएं तो 2019-20 में हमने 5% अचीव किया। 5% 2019-20 में मिलने लगा इथेनॉल। 2022 तक आते आते हमने 10% अचीव किया। तो हमारी जितनी गाड़ियां हैं 10% हमें मिल रहा था। 2025 में हमने 19% अचीव किया और 2026 में 20% अचीव किया। अब 2022 से जब 2025 में गए, ऐसा नहीं कि सडनली एक रात हुआ और 10 से हम 20% पहुंच गए, नहीं। इट हैज़ बीन अ स्लो प्रोग्रेशन। 10 से हम 15% पहुंचे, फिर 18% पहुंचे, फिर 19% पहुंचे। तो जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं वो पिछले मेरे ख्याल से करीब करीब 3 से 4 साल 15% या उससे ज़्यादा इथेनॉल ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। और जो ये स्टडीज़ जो कंफर्म करती हैं, जो काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंपनियां हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली ARAI, उन्होंने कंफर्म किया कि E20 फ्यूल जब मैं E20 कंप्लायंट गाड़ी में डालूं या E10 कंप्लायंट गाड़ी में डालूं तो इसमें स्टार्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ड्राइवरेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हमारी जो मेटल पार्ट्स हैं, हमारी जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, उस पर कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। सिर्फ जो E10 गाड़ियों पे जो रबर पार्ट्स होते हैं या रबर गैस्केट्स होते हैं, जिसका प्राइस होगा शायद 15,000 से लेके 40,000 के बीच, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कार, उन पे असर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ, और इस पे खर्च करीब हो गए 15 से 40,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आज डालेंगे और कल खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रिसर्च का। और इसी दिशा में एक और जो बात सामने आई है वो ये भी आई है कि इस तरह के जो पुराने वाहन हैं और इसमें जैसे वॉशर की आप बात कर रहे हैं, तो सर्विसिंग के दौरान उन्हें फ्री में बदलने की बात भी कही गई है। ये भी लोगों को पता होनी चाहिए। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज गया है कि अगर आपकी गाड़ियों में छोटा मोटा प्रॉब्लम भी होता है तो उसे बदल दिया जाएगा, और नॉर्मल जो सर्विसिंग के टाइम में ये बदला जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इन रिसर्च की जो स्टडीज, दो जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम आज पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। हमारी एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि सर्दियों में आपके गले में खराश रहता है, आपके डॉक्टर्स के पास विजिट जाता है, और आपकी खर्च भी बढ़ती है ऑन हेल्थ इश्यूज। तो इन्होंने ये बताया रिसर्च करने के बाद, कार्बन मोनोऑक्साइड E20 फ्यूल यूज करेंगे तो करीब करीब 50% गिरता है एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। आपकी जो हाइड्रोकार्बन एमिशंस है टेल पाइप से, वो भी करीब करीब 30% गिरता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो शायद अभी चर्चा में बहुत नहीं आई है, एक चर्चा जो आपने बताया, जो गडकरी साहब ने बताया और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि ऑक्टेन बहुत हाई होता है, जिसके कारण जो नॉकिंग होता है इंजन का, वो इथेनॉल कम कराता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन। इथेनॉल में बहुत ज्यादा मात्रा में करीब करीब 30% ऑक्सीजन होता है, और ये एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट ऑक्सीजनेट कहलाता है। ट्रेडिशनली हम लोग ऑक्सीजनेट ऐड करते थे पेट्रोल में, ताकि पेट्रोल विद इन द इंजन बेटर बर्न करे, माइलेज भी अच्छा दे और टेल पाइप एमिशन कम करे। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण भी होता है और सेहत के लिए भी ये काफी ठीक है। जी, विभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विभा जी, जिस तरह से ऊर्जा ज़रूरतें लगातार अब बढ़ रही हैं और उसके साथ ही जो वेस्ट एशिया संकट, उसने भी एक जो खतरे की घंटी है वो सबको ज़रूर दी है, और एक इससे एक अलर्ट भी हुआ है कि जो वैकल्पिक ईंधन क्षमता है वो अब तलाशने की ज़रूरत है, उसमें अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसमें भारत किस तरह से E20 को देखे, जैसे 2030 का लक्ष्य था लेकिन उससे पहले ही हासिल कर लिया गया, तो किस तरह से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और कितना महत्वपूर्ण भी ये कदम है? देखिए, बायोफ्यूल की जब हम बात करते हैं, इथेनॉल की बात करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है जी। अगर हम ब्राजील में देखते हैं तो वहां कितने सालों से इस्तेमाल हो रहा है। अब जहां पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आ रहा है, और जैसे अभी आपने भी बताया कि जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं वो फ्लेक्स फ्यूल पे हैं, तो वहां पे हमने हर चीज की तैयारी करी हुई है कि वो गाड़ी में हम इथेनॉल 20%, 30%, 80%, 100% तक डाल पाएंगे। अब मुश्किल ये हो रही है कि अभी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, और वही हम बोल देते हैं कि जब हमको क्लैरिटी नहीं है तो हम व्हाट्सएप पे ये आया और उसी को हम आगे प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी किसी वजह से भी खराब हो सकती है,
और हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियां ज्यादा खराब हो रही हैं क्योंकि वो उस फ्यूल के लिए नहीं है। लेकिन वो सिर्फ फ्यूल नहीं है, पुरानी गाड़ी के खराब होने की भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम पूरा ब्लेम फ्यूल की तरफ डाल रहे हैं। लेकिन जो चीज हमें और भी देखती है वो ये है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज कितनी कम हो रही है। क्योंकि एज ए कस्टमर मुझे फिक्र है पर्यावरण की, लेकिन पर्यावरण से भी ज्यादा मुझे फिक्र है कि मुझे 100 रुपए के पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल पाई। अगर 100 रुपया के पेट्रोल में 20% इथेनॉल है और मेरा 20% ही कम हो गया तो मैं बोलूंगी फायदा क्या हुआ। तब भी फायदा हुआ, पर्यावरण को तब भी फायदा हुआ। लेकिन एज ए कस्टमर मेरे को पर यूनिट ऑफ मनी हाउ मच माइलेज एम आई गेटिंग, तो वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती। लेकिन अगर वो बराबर है, अगर उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तब भी सरकार के लिए इस तरफ जाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है। अब देखिए कुछ साल में और हमने काम करना शुरू कर दिया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। हवाई जहाज हो, वो एक दूसरे देश से दूसरे देश जाते हैं। तो अगर मैं भारत से फ्लाइट लेके जा रही हूँ जर्मनी में, और जर्मनी में ऑलरेडी अगर रेगुलेशन है कि 5% विल बी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो वो चाहे एयर इंडिया का प्लेन हो या किसको भी हो, उसको रिफ्यूलिंग तो वही करानी है। और उनका प्लेन जब इंडिया आएगा तो उसको भी सैफ चाहिए। तो ये सब जो कदम सरकार उठा रही है वो बहुत जरूरी है। अगर हम अपने देश के लिए देखें, और हमने अभी फ्यूल क्राइसिस देखा है, कुछ टाइम पहले तो लोग पैनिक में अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा रहे थे कि अगर पेट्रोल नहीं आया तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी। कितने दिन का फ्यूल आप फुल करा लेंगे? 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 1 महीने का? तो आखिर तो आपको अपनी ही चाहिए ना, एनर्जी सिक्योरिटी आपको अपने देश के लेवल पे चाहिए। और वो तभी आएगी इथेनॉल के साथ। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हमको उस सब पे काम करना है। और इसके लिए हमको ये भी देखना है इथेनॉल हम कहाँ से बना रहे हैं। थोड़ी सी हमारी ये भी बात होती रहती है फूड वर्सेस फ्यूल। तो क्या हम मक्के को फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम राइस को कर सकते हैं? और क्या एग्रीकल्चर रेजिड्यू काफी रहेगा हमारे लिए? क्योंकि उसमें तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू जलाने की जगह सेकंड जनरेशन उत्पादन की आप बात कर रही हैं, चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, जिस तरह से आंकड़े हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आयात पर निर्भरता जिस तरह से कम हुई है, अर्थव्यवस्था पर भी बोझ उसमें काफ़ी कम हुआ है, और उससे किस तरह से आम आदमी को उससे लिंक करके देखते हैं कि आम आदमी को उससे किस तरह से फ़ायदा हुआ है। चाहे हम किसानों की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात करें, जिस तरह से विभा जी बता रही थी कि पहले सिर्फ गन्ने से बनता था, लेकिन अब अनाज से भी इसमें जो है तलाश जारी है। और उसके साथ ही जो सेकेंड जनरेशन है उसमें जो रेजिड्यूज हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनसे भी जो है अब ये बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? मैं पहला तो जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट, अगर मैं ये इथेनॉल प्रोग्राम अगर हम लोग इस देश का अगर देखेंगे तो ये एक सिंगल पॉइंट पे नहीं खड़ा है, ये 4-5 बेनिफिट्स पे है। पोल्यूशन की चर्चा हम लोग कर चुके, वो पहला बेनिफिट। बिल्कुल। दूसरा जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग्स होगी। आपने एक नंबर भी दिया, 1.90 लाख करोड़ बचा है लास्ट 12 साल में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और अगर हम मकई का बात करें, मकई एक ऐसा क्रॉप है जो शायद बहुत डिमांड में नहीं रहा है इस देश में, बिकॉज एफसीआई या गवर्नमेंट एजेंसीज चावल या वीट खरीदती है, तो ये मकई नहीं खरीदती है। तो मकई किसानों को अपना उत्पादन बेचने में दिक्कत हो रहा था, और ये वाटर भी बहुत कम कंज्यूम करता है। तो मकई के जो किसान है, पिछले मेरे को याद है 4 सालों में उनको 50% ज़्यादा प्राइस मिला है पर क्विंटल ऑफ देयर मेज प्रोडक्शन। और पिछले 4 सालों में
मकई का जो उत्पादन देश में थैंक्स टू इथेनॉल प्लांट्स, ये मकई का उत्पादन करीब करीब 33 मिलियन टन से बढ़ के करीब करीब आज 50 और 52 मिलियन टन हो गया है थैंक्स टू इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल से पिछले 12 सालों में भारत सरकार का आंकड़ा है 1.6 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट मिला है। चौथा बहुत बड़ा एडवांटेज, चूंकि ये इंडिजिनस का प्रोडक्शन इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड होगा, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। और कहाँ पे करेंगे? गांव में करेंगे, फार्म के बगल में करेंगे, चूंकि जहां पैदावार है उसके बगल में प्लांट्स लग रहे हैं। तो जो ग्रामीण इलाका का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड हो या कुछ एरिया डेवलपमेंट हो, CSR के द्वारा हो, ये सब टोटल बेनिफिट अगर आप जोड़ लें तो नेशनल बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विभा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम ऊर्जा के विकल्पों की बात कर रहे हैं और आप भी जिक्र करी थी ब्राजील में तो 1970 से जो 27% है E27 जो है वो चल रहा था, और अब जो देखते हैं विभिन्न देशों में और वहाँ पर भी लोगों को जो ऊर्जा के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन्हें चॉइसेस दी जा रही है कि आप कौन सा ईंधन चुने। तो जिस तरह से भारत में भी कर्नाटक में अशोक लेलैंड ने 15% मैथनॉल डीजल से चलने वाली 25 बसों का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके साथ ही असम पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, वहां पर भी प्रतिदिन की बात करें 700 टन मेथनॉल का उत्पादन जो वहां पर हो रहा है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो ऊर्जा के विकल्प और फ्लेक्स इंजन की हम बात कर रहे हैं, और जब लोगों के पास चॉइस होगी कि वो कौन सा ईंधन चुने, तो इससे क्या बदलाव आएगा? इससे तस्वीर किस तरह से बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए, ईंधन भारत, क्योंकि ये अपेक्षाकृत काफी सस्ता है। भारत में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखें तो जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो सबसे ज्यादा चीज जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं वो है ऊर्जा। चाहे वो घर की हो, घर में एयर कंडीशनर लगाने की बात हो, या वो 2 पहिया से 4 पहिया और 4 पहिया से घर के हर मेंबर के पास एक एक गाड़ी होना, वो सब शुरू हो जाता है जैसे ही आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन ऑटोमोबाइल है, चाहे ट्रक हो, बस हो, 4 पहिया हो, 2 पहिया हो। तो अभी भी दिल्ली की अब हम हालत देखते हैं नवंबर के बाद से, तो तब लगता है कि दिल्ली रहने लायक सिटी नहीं है। लेकिन हम ना तो ये बोल सकते हैं कि आप गाड़ी मत खरीदिए, ना हम ये बोल सकते हैं दूसरी गाड़ी नहीं खरीदिए। तो क्या करेंगे? तो वो तो बढ़ेगा। और हम लोग जब भारत से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं ये लोग तो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लेकिन फिर भी इनका आकाश नीला है। तो वो क्यों नीला है? क्योंकि वो लोग का जो फ्यूल है वो हमसे बेहतर है। तो हमको ये रियलाइज करना है कि नंबर ऑफ कार्स, ऑटोमोबाइल्स वो बढ़ना ही है, और धीरे धीरे ये भी होता जा रहा है कि हम लोग भी प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं पे प्रोसेसिंग होगी, वो सारा चल के सिटी में आएगा, दूसरी सिटी में जाएगा, तो व्हीकल लोड बढ़ता जाना है सड़क के ऊपर। तो हमको क्लीनर फ्यूल यूज करना है। अभी क्या है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हम हाइड्रोजन आपने नहीं बताया था, लेकिन हाइड्रोजन बसेस, कार्स, दे ऑल आर गोइंग टू बी रियलिटी। तो अभी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्पेंसिंग कितना ले सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये बायर की चॉइस है, मैं कौन सी गाड़ी चलाना चाहती हूँ। मैं इलेक्ट्रिक के लिए कंफर्टेबल हूँ, मैं हाइड्रोजन के लिए हूँ, मैं मीथेनॉल के लिए हूँ, और मेरी डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है मीथेनॉल या हाइड्रोजन कार ज्यादा महंगी होगी। तो क्या मैं कार में इन्वेस्ट करूंगी और बाद में चीपर फ्यूल की तरफ जा रही हूँ, या मैं बोलूंगी कि अब मेरे पास कैपेक्स के लिए पैसा नहीं है, तो मैं अभी इसके ऊपर दूसरे व्हीकल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ जो दूसरा फ्यूल। सबसे बड़ी बात है कि जो चॉइस है वो उपभोक्ता के पास जो है उपलब्ध होगी। अविनाश जी, इसी दिशा में आपसे भी एक सवाल अंत में करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार जो हम बता रहे हैं कि जो इथेनॉल है, मेथनॉल है या आइसोब्यूटेनॉल है, इस पर भी विचार लगातार चल रहा है। अगर प्राइसेस का कंपेयर करते हैं इसमें, तो किस तरह से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितना ये सस्ता पड़ेगा, और उनकी जो जेब है वो भी, मतलब उनकी जेब पर भी असर कितना कम होगा? देखिए, ये जो मेथनॉल और सेकेंड जनरेशन इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल है, ये सारे के सारे
कंबाइंड अगर देखें तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है और ये फ्यूचर फ्यूल है। ये अभी प्रोडक्शन में उस मात्रा में जैसा इथेनॉल आ रहा है उस मात्रा में फिलहाल नहीं है, बट ये फ्यूचर फ्यूल है और रियलिटी है, आज नहीं तो कल आना ही है इस देश में। बट अगर हम कंपैरिजन करें इनके बीच में तो इट्स नॉट इजी टू कंपेयर। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोग शायद विकल्प खोज लिए हैं ऑल्टरनेट फ्यूल फॉर पेट्रोल और पेट्रोल में मिश्रित कर रहे हैं, बट डीजल के लिए भी जो हमें ऑल्टरनेट फ्यूल खोजना है विच इज आइसोब्यूटेनॉल, दैट इज द फ्यूचर, बिकॉज डीजल की मात्रा इस देश में पेट्रोल से ज़्यादा कंजम्पशन है। अगर वो हम कंट्रोल कर दें, और डीजल की शायद प्रदूषण भी पेट्रोल से ज़्यादा होती है, तो आइसोब्यूटेनॉल इज़ वन थिंग जिस पे हमें बहुत अटेंशन देना है और ये फ्यूचर में हमें बहुत मदद करेगा। बिल्कुल, बदलता भारत और बदलते भविष्य को देखकर जो भविष्य की ऊर्जा है उस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और उसी दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इससे न केवल जो आम उपभोक्ता है उसे एक सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो भी वृद्धि मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी इससे मजबूत रहेगा। डॉक्टर विभा, आपका और अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।